नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलूंगा। राहुल गांधी रायता समेटते रह गए, अमेरिका में पीएम मोदी ने कहानी ही पलट दी, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। यूएस में पीएम मोदी की वो मुलाकातें जिनसे चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं। अपनी दलित नेता का अपमान, कांग्रेस ने बीजेपी को चुनाव जितवाने वाला कांड कर दिया है क्या। तिरुपति में चर्बी के बाद, जो प्रसाद में चर्बी मिली उसके बाद वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के प्रसाद में क्या मिला है, आज इसके बारे में बताऊंगा। चर्बी वाले प्रसाद के बाद किस मंदिर में भगवान को लड्डू का भोग ही लगना बंद हो गया। लड्डू के बाद पेड़े में झोल है क्या। मंदिर में प्रसाद वाला कांड कहां कहां होने का शक गहरा गया है, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। लेकिन शक तो एनकाउंटर को लेकर भी चल रहा है यूपी में। तो एक दिन 5 एनकाउंटर, योगी की पुलिस का ऐसा एक्शन कि हड़कंप मचा हुआ है, आज उसकी तस्वीर दिखाऊंगा। गिड़गिड़ाते माफिया को सीएम योगी की नई चेतावनी, नहीं संभले तो गए समझो। एनकाउंटर में मारे गए डकैत के पिता ने अखिलेश यादव को आईना क्यों दिखाया, आज यह भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन कर लेते हैं, फिर खोलते हैं पहला चैप्टर। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने आज कार्यभार संभाल लिया। आतिशी ने जब कार्यभार संभाला तो एक कुर्सी बगल में खाली रखी हुई थी। आतिशी ने कहा कि यह कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है और वो कुर्सी सीएम दफ्तर में रखी रहेगी। इस पर बीजेपी ने कहा कि सीएम दफ्तर में एक खाली कुर्सी रखकर आतिशी ने सीएम पद की गरिमा का अपमान किया है। पंजाब कैबिनेट में आज फेरबदल किया गया। भगवंत मान कैबिनेट में आज 5 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें हरदीप सिंह मुंडिया, बरिंदर कुमार गोयल, तरुणप्रीत सिंह सौंद, डॉक्टर रवजोत सिंह और मोहिंदर भगत शामिल हैं। रविवार को पंजाब सरकार के 4 मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया था। इसके अलावा भगवंत मान ने अपने ओएसडी ओंकार सिंह को भी पद से हटा दिया है। महाराष्ट्र के बदलापुर में नाबालिग से रेप का आरोपी अक्षय शिंदे एनकाउंटर में मारा गया है। अक्षय शिंदे को आज पुलिस हिरासत में तलोजा जेल से ले जाया जा रहा था। उसी समय आरोपी ने पुलिस अधिकारी की रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। आरोपी अक्षय शिंदे के हमले से इंस्पेक्टर घायल हो गए। अपने डिफेंस में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें अक्षय मारा गया। लेडीज इस साल ऑस्कर में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री होगी। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक कमेटी ने 29 फिल्मों में से लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए चुना है। लापता लेडीज फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है, जबकि फिल्म को आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण राव ने डायरेक्ट किया था। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। राहुल गांधी रायता समेटते रह गए, अमेरिका में पीएम मोदी ने कहानी पलट दी। यूएस में पीएम मोदी की वो मुलाकातें जिनसे चीन पाकिस्तान दोनों परेशान हैं। अपनी दलित नेता का अपमान, कांग्रेस ने बीजेपी को चुनाव जितवाने वाला कांड कर दिया है क्या। सबसे पहले इसका चैप्टर। कई मौके ऐसे होते हैं जो आपको किसी व्यक्ति के बारे में, उसके टेम्परामेंट, उसकी सोच समझ को समझने में बड़ी मदद करते हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी अमेरिका में थे। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में है। जगह एक ही है, अमेरिका। लेकिन आप नेता नेता का फर्क देखिए कि राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर ऐसा रायता फैलाया कि उनकी अपनी पार्टी अब तक ये रायता समेटने में जुटी हुई। खुद राहुल गांधी हर जगह पर सफाई देते फिर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जाकर राहुल गांधी ने काम ही ऐसा किया था। कभी सिखों के बारे में ऐसा कह दिया कि खालिस्तानी पन्नू झूमने लगा, कभी भारत विरोधी सांसद से मिल लिए, तो कभी आरक्षण को लेकर अजीब बात कह दी, कभी चीन की तारीफ करने लगे और भारत को नीचा दिखाने लगे। उधर आप नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, उन्होंने अमेरिका में वही बातें की जिससे दुनिया में देश का नाम ऊंचा हो, वही बातें की जिससे अमेरिका भारत की पार्टनरशिप मजबूत हो। यह बहुत अंतर होता है समझ का, यह अंतर होता है गंभीरता का। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री तो बनना चाहते हैं और राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए उनकी पार्टी ने घोड़े खोल रखे हैं। लेकिन बॉस, जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, क्या उसे यह नहीं पता है कि विदेश जाकर क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए? ये समझ नहीं है। कम से कम अगली बार राहुल गांधी विदेश जाएं तो नरेंद्र मोदी से सीख के जाएं कि जब भारत का कोई नेता विदेश जाता है तो उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और यह बात नरेंद्र मोदी के फैंस बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में देश का कोई मान बढ़ा सकता है तो वो मान नरेंद्र मोदी ही बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि आज 10 साल बाद भी अमेरिका में नरेंद्र मोदी का वही क्रेज दिखता है जो 10 साल पहले दिखता था। और यह बॉस कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इन 10 सालों में राहुल गांधी तो खुद को साबित नहीं कर पाए कि वो नरेंद्र मोदी के आसपास भी कहीं हैं।
खुद उन्होंने अपनी उल्टी सीधी बातों से कांग्रेस का ऐसा हाल कर रखा है कि लोग कह रहे हैं कि जीती हुई बाजी भी कांग्रेस हार जाती है। भाई हरियाणा में क्या ऐसा ही हो रहा है, वो अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह देख लीजिए कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनके विवादित बयान सुर्खियां बनते हैं। विदेश में राहुल गांधी भारत की ऐसी नेगेटिव इमेज बनाकर आते हैं कि फिर पीएम मोदी को जाकर राहुल गांधी की फैलाई हुई नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मोर्चा खोलना पड़ता है। एक बार आप देखिए, एक ही देश के दो नेता कैसे भारत के बारे में अलग अलग बातें दुनिया के सामने रखते हैं। इससे आपको राहुल गांधी जो पीएम बनना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जो पीएम बने हुए हैं, दोनों के बीच का फर्क समझ में आएगा। एक बार सुनिए दोनों नेताओं को अमेरिका की धरती पर किसने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि अमेरिका में कैसे 10 साल बाद भी नरेंद्र मोदी का जबरदस्त क्रेज। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. भारत में हुए ये इलेक्शन ह्यूमन हिस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े चुनाव थे। अमेरिका की कुल आबादी से भी करीब 2 गुने वोटर्स, इतना ही नहीं, पूरे यूरोप की कुल आबादी से ज्यादा वोटर्स, इतने सारे लोगों ने भारत में अपना वोट डाले। Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो उसकी गंभीरता सबने समझी। साथियों, आज दुनिया में कहीं भी संकट आए, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है। देख रहे हैं आप, दोनों नेताओं का फर्क देख रहे हैं। राहुल गांधी विदेश जाकर बता के आते हैं कि भाई भारत तो बर्बाद हो गया। नरेंद्र मोदी विदेश जाकर बताकर आते हैं कि भारत से बेहतर कोई जगह नहीं है, आइए यहां काम कीजिए, भारत सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करता है। यह फर्क है। इन बातों को सुनकर कोई भी समझ सकता है कि एक नेता दुनिया के सामने भारत की ऐसी बातें कर रहा है कि सीना चौड़ा हो जाए, और दूसरा नेता दुनिया के सामने भारत को ऐसा दिखाता है जैसे दुनिया की सारी कमियां बुराइयां भारत में ही। यह बात तो कोई सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि जब बाहर कहीं जाते हैं तो अपने घर की बुराइयां नहीं करते, यहां तो देश की बात। और नरेंद्र मोदी जब भी बाहर जाते हैं तो देश पर गर्व करना ही सिखा कर आते हैं। पीएम मोदी जब भी किसी देश में जाते हैं तो वहां बसे भारतीय हों या फिर उस देश के लोग हों, सबको भारत की नई ताकत के बारे में बताते हैं, जिससे भारत की ताकत के बारे में दुनिया जाने, बाहर बसे भारतीयों को खुद के देश पे गर्व हो। बॉस, यही ना वो अप्रोच है जो नरेंद्र मोदी को दूसरे नेताओं से अलग करती है। यही वजह है कि 10 साल बीत जाने के बाद भी नरेंद्र मोदी किसी देश में चले जाएं तो वहां बसे भारतीय उन्हें सिर आंखों पे बैठा लेते हैं, क्योंकि यहां भारत में कई लोगों को भारत का की विकास जो गाथा है या भारत का जो कद बढ़ा है दुनिया में, उसकी समझ भले ना हो, लेकिन जो विदेश में रह रहा है ना, उसको समझ में आता है बॉस कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद कैसे हमारा सम्मान विदेश में बढ़ा है। विदेश में पीएम मोदी का कोई भी कार्यक्रम हो, वो कार्यक्रम एक रॉक स्टार के इवेंट जैसा बन जाता है, और आज भी बन रहा है। 10 साल बाद भी मोदी मोदी के नारे आज भी गूंज रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी जब पीएम मोदी भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे तो वहां मोदी मोदी की गूंज सुनाई देने लगी। सुनिए, और उन लोगों को भी सुनिए जिनको लगता है कि पीएम मोदी से मिल लेना, एक बार करीब से उन्हें देख लेना, उन्हें छू लेना, यह सपने के साकार होने जैसा है। आप देखिए, 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी का क्रेज बढ़ा ही है,
कम नहीं हुआ है। देखिए अमेरिका में क्या हुआ है। माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्ते यूएस। मोदी जी को देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। बस देखना था योगी जी को, मोदी जी को टच करना था, छूना था, देख। कहाँ से? अरे एक ही ड्रीम था, मैं मोदी जी को पास से टच कर लूं, छू लूं। भारत में मैं ओरिजिनली बिहार से बिलोंग करती हूँ, दिल्ली में सेटल्ड हूँ, लेकिन इधर उधर यूरोप और अमेरिका ही रही हूँ, मगर बस मोदी जी हैं मेरे भगवान मिल गए, ऐसा मुझे लग रहा है। आप ये इमोशन और कनेक्ट देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ लोगों का। भाई लोग रो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को देख लिया, अपने भगवान को देख लिया, उनको पास से छू लिया। ये है नरेंद्र मोदी का आज भी क्रेज। राहुल गांधी और पीएम मोदी का फर्क आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब विदेश में राहुल गांधी किसी से मिलते हैं तो विवाद हो जाता है, जब पीएम मोदी किसी से मिलते हैं तो विवाद होने की जगह पर जो विवाद चल रहे होते हैं उनके सुलझने की उम्मीद बढ़ जाती है। जैसे अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की और द्विपक्षीय वार्ता में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बातचीत। ये दोनों ही मुलाकात इस लिहाज से खास है क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। पिछले कुछ वक्त से वहां चीन का दखल और भारत विरोधी ताकतें हावी होने की कोशिशें कर रही हैं। इसलिए चीन के प्रभाव से कोसों दूर अमेरिका में नेपाल के प्रधानमंत्री से मिलकर पीएम मोदी ने भारत की कूटनीतिक हितों को साध लिया। यह मुलाकात इतनी अच्छी रही कि नेपाल के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल आने का न्योता दिया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार भी कर लिया। केपी शर्मा ओली जुलाई में ही चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और यह उनकी पहली विदेश यात्रा है और पहली यात्रा में भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर बात हुई। इसी तरह पीएम मोदी ने दूसरी मुलाकात फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की। यह देखिए तस्वीर। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब पिछले एक साल से इजरायल और हमास के बीच गाजा में युद्ध छिड़ा हुआ है और जिस तरह से यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया की भारत से उम्मीद बढ़ी है, उस माहौल के बीच फिलिस्तीन के नेता भी गाजा युद्ध को रोकने में भारत से मदद की उम्मीद में है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गाजा में मानवीय नुकसान पर वैसी ही गहरी चिंता व्यक्त की जैसी यूक्रेन युद्ध को लेकर कर चुके। इसके साथ पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत के लगातार समर्थन के संकल्प को फिर से दोहराया। पीएम मोदी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उनके एजेंडे में सिर्फ एक ही चीज रहती है और वो है देश हित। भाई हम लोग तो कवर किए हैं ना उनका विदेशी दौरा। भाई साहब रेस्ट नाम की चीज ही नहीं है। एक तो आप यहां से अमेरिका पहुंचिए, 16 घंटे 18 घंटे की फ्लाइट है, जेट लैग हो जाता है, मतलब टाइम जोन अलग है। जब यहां रात होगी वहां दिन होगा, वहां दिन होगा यहां रात होगी, तो आपका बॉडी का क्लॉक ही हिल जाता है। लोगों को तो 2-2 दिन लग जाते हैं बॉडी क्लॉक सेट करने में। नरेंद्र मोदी वहां उतरते हैं काम में, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, इधर मीटिंग उधर मीटिंग। भाई नरेंद्र मोदी को कवर करना विदेशी दौरों में मुश्किल हो जाता है। इस उम्र में उनकी ऊर्जा ही खत्म नहीं हो रही। इसलिए आप देखिए कि अमेरिका में कम समय में पीएम मोदी भारत के हित के लिए ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स इस बार भी कर रहे हैं। अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी ने 11 से ज्यादा मीटिंग की है, 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं। इसके अलावा दुनिया की 15 टॉप कंपनीज के सीईओ से भी मिले हैं और उन्हें भारत आकर बिजनेस करने का न्योता दिया कि बॉस हमारे यहां आइए ना, हमारे यहां बढ़िया है भाई। अमेरिका के साथ जो 31 प्रेडेटर ड्रोन की डील हुई थी उसकी जल्द से जल्द डिलीवरी के लिए बातचीत भी हुई है। कोलकाता में नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने को लेकर अमेरिकी कंपनी से डील फाइनल हो गई। यह डील इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्लांट में बनने वाली चिप सेना के उपकरणों में इस्तेमाल होगी और भारतीय सेना को ज्यादा हाईटेक बनाएगी। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम में अगले 5 साल में $90 मिलियन यानी करीब 750 करोड़ रुपए के निवेश की डील फाइनल हुई। क्लीन एनर्जी को लेकर भारत और अमेरिका की कंपनी के बीच $1 बिलियन यानी करीब 8,500 करोड़ रुपए की डील हुई है। इस दौरे पर पीएम मोदी का फोकस सेमीकंडक्टर और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रहा। गूगल और बाकी कंपनियों ने भारत के एआई सेक्टर में ज्यादा निवेश करने की बात कही। अमेरिका में पीएम मोदी ने एआई का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि दुनिया के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उनके लिए एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया है।
देखिए कैसे पीएम मोदी ने एआई को दोनों देशों के संबंधों से कनेक्ट कर दिया। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन, अमेरिका इंडिया, ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। यही एआई स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। ये तो अमेरिकी दौरे में जो उन्होंने कहा, इस वक्त पीएम मोदी यूएन के कार्यक्रम में लाइव बोल रहे हैं और वहां क्या बोला है वो भी अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पीएम मोदी से मुलाकात के बाद टेक कंपनियों के दिग्गज भी पीएम मोदी के मुरीद हो गए। जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को ट्रांसफॉर्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पीएम मोदी ये सोच रहे हैं कि एआई भारत को किस तरह से बदल सकता है जिससे भारत के लोगों का फायदा हो। ऊर्जा के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी होल्टेक इंटरनेशनल के सीईओ क्रिस सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुद्दों को समझते हैं, चुनौतियों को समझते हैं। टेक कंपनी एक्सचेंजर की सीईओ जूली स्वीट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर और अगले दशक के लिए उनके नेतृत्व और विजन के बारे में जानकर सम्मानित महसूस हुआ। यानी दुनिया को चलाने वाली दिग्गज कंपनियों के टॉप अधिकारी पीएम मोदी के विजन से प्रभावित हैं और भारत को अपना बिजनेस डेस्टिनेशन बनाने के लिए तैयार है। आप यह भी देखिए कि ये सारे लोग नरेंद्र मोदी से इतना प्रभावित क्यों हैं भाई? इसलिए कि नरेंद्र मोदी में वो सब खास बातें इन लोगों को दिखती हैं जो एक बड़े देश के लीडर में होनी चाहिए। और ये सारे लोग यही मानते हैं कि अगर कोई लीडर होना चाहिए तो नरेंद्र मोदी जैसा लीडर होना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो देख ही रहे हैं कि भाई दुनिया में कैसे कैसे लोग अपने अपना देश चला रहे हैं। जैसे आप दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को देख लीजिए भाई, अपने देश की छीछा लेदर कराए हुए हैं। जो बाइडेन अक्सर भूल जाते हैं कि बैठे कहां हैं, मिल किससे रहे हैं। बाइडेन चलते फिरते चीजें भूल जा रहे हैं भाई, बोलते बोलते लोगों के नाम भूल जाते हैं। जो बाइडेन ने यही पीएम मोदी के साथ भी कर दिया। अमेरिका में जो बाइडेन को पीएम मोदी का नाम लेकर उन्हें स्टेज पर बुलाना था, लेकिन वो भूल गए कि वहां पे किसको बुलाना है, क्या करना है। मतलब बुढ़ापा हावी हो गया उन पर भाई, बीमारी हावी हो गई है इतनी जो बाइडेन, और ये अमेरिका का राष्ट्रपति है। बताइए, देखिए वहां क्या हुआ है। So I want to thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? So I want to thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? तो राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो कोई ना कोई रायता फैला के आते हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है वो किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो वो कम रायता नहीं फैलाते, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि अमेरिका की जगह साई होती है। जो बाइडेन तो 81 साल के हो गए, इसलिए उनकी मजबूरी को समझा जा सकता है कि वो क्या बोल जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन राहुल गांधी तो ये बहाना भी नहीं बना सकते भाई, वो तो 54 साल के हैं। कई लोग तो उनको आज भी युवा नेता कहते हैं और वो अब तक ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। उनका हाल तो यह है कि जोश जोश में एक बात कह जाते हैं फिर सफाई देते फिरते हैं। जैसे अमेरिका में राहुल गांधी सिखों की धार्मिक आजादी पर बोल गए, पूरा रायता फैल गया। अब इसी पर राहुल गांधी वापस आकर बैक टू बैक सफाई दे रहे हैं। राहुल गांधी लगातार सोशल मीडिया पर सिखों पर अपने बयान को लेकर सफाई दे रहे हैं। राहुल गांधी हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में पोस्ट करके बार बार अपनी बात को सही बता रहे हैं। राहुल गांधी के पगड़ी पहने सिख गेटअप वाले वीडियो कांग्रेस सोशल मीडिया को वायरल करने पड़ रहे हैं। कांग्रेस पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जरिए सिखों के सम्मान की बात कहलवा रही है। कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। देश को पहला सिख प्रधानमंत्री देने का श्रेय गांधी परिवार को दिया जा रहा है। आप सोचिए कितने किलोमीटर में रायता फैल गया होगा कि उसको बुलडोजर में जो आगे लगा रहता है उससे उठाना पड़ रहा है, ऐसी हालत हो गई। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि सिखों वाले बयान से राहुल गांधी को थोड़ा सेफ किया जाए, क्योंकि फीडबैक आ रहा होगा कि बहुत सिखों को भी पसंद नहीं आएंगे। ऐसी बात कैसे बोल दी राहुल जी। अब अगर आप पीएम मोदी को देखें तो वो विदेश जाकर भारत की विविधता और एकता की बात करते हैं।
जबकि राहुल गांधी धार्मिक आजादी को लेकर सवाल खड़े करते हैं। यह अंतर है पीएम मोदी और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं राहुल गांधी की राजनीति। आप अमेरिका में दोनों नेताओं के बयान सुनिए। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में धार्मिक आजादी खतरे में। पीएम मोदी बताते हैं कि कैसे भारत की विविधता में एकता ही उसकी ताकत है। सुनिए दोनों को एक बार। Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सारे मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी कितने बयानों पर सफाई देंगे? कोई एक बयान हो तो राहुल गांधी की सफाई समझी जाए। सिख वाले बयान पर ही नहीं, अमेरिका में आरक्षण वाले बयान पर भी बवाल मचा हुआ है। यह विवाद 10 सितंबर का है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी उस पर लगातार सफाई दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है। आज दोपहर को भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने कुछ पुराने बयान के वीडियो डाले, जिसमें वो आरक्षण के समर्थन कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, कहा कि बहुजन विरोधी भाजपा चाहे कितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आंच तक नहीं आने देंगे। हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना न हो, आरक्षण पर से 50% की सीमा हटाकर हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय न मिल जाए। जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार न बन जाए। मोदी जी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं, वो नहीं चाहते कि बहुजनों को उनका हक मिले। राहुल गांधी ने कहा कि वो फिर से दोहराते हैं कि उनके लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बहुजनों को न्याय दिलाना उनके जीवन का मिशन। लेकिन राहुल गांधी कितनी सफाई दें? सच यह है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो कभी ना कभी उस गड्ढे में खुद गिरता है। लोकसभा चुनाव के दौरान कितना झूठ फैलाया जा रहा था कि मोदी तीसरी बार जीत गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये झूठ और भ्रम फैलाने वालों ने अपनी कुछ सीटें तो बढ़ा ली, लेकिन अब जब ऐसी राजनीति की आग इन तक पहुंच रही है तब इनको समझ में आ रहा है हाथ जल गया। तब नहीं समझ में आ रहा था चुनाव के वक्त। बस आप ही के पास सोशल मीडिया है, बस आप ही के पास जो है टीम है, आज के पास डेट में सबके पास है। तो जो नरेंद्र मोदी ने कहा भी नहीं वो आपने फैलाया, तो जो आप कह रहे हैं उसको ये लोग फैला रहे हैं। अब देते रहिए सफाई। आरक्षण वाली बात पर राहुल गांधी सफाई पर सफाई इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हरियाणा में कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल गांधी का बयान बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हरियाणा में एक तरफ मुद्दा भी चल रहा है और वो मुद्दा है कांग्रेस की दलित नेता कुमारी शैलजा के अपमान का। हरियाणा कांग्रेस के अंदर बड़ी गुटबाजी है। कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना गुट है, कुमारी शैलजा का अपना गुट, और दोनों गुटों में आपस में बनती नहीं। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के अंदर दलित नेताओं का अपमान हो रहा है, कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा है, उनको टिकट नहीं दिया, उनके लोगों को टिकट नहीं दिया। आज हरियाणा में अमित शाह ने रैली की और इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। एक बार अमित शाह को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि हरियाणा में किस नए विवाद में कांग्रेस फंस गई। हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा पार्टी के प्रचार कार्यक्रमों से दूर है। उनके प्रचार से अचानक गायब होने से हलचल मच गई, क्योंकि वो हरियाणा में पार्टी की बड़ी नेता है। कुमारी शैलजा सीएम पद की दावेदारों की रेस में बताई जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस के बड़े दलित चेहरों में से एक। कुमारी शैलजा कांग्रेस की महासचिव भी है, लेकिन जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा का घोषणा पत्र जारी किया तो उस कार्यक्रम में भी कुमारी शैलजा मौजूद नहीं थी।
इन सब की वजह से कुमारी शैलजा के नाराज होने की खबर फैल गई। बात इतनी बढ़ गई कि उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चलने लगी। बीजेपी की तरफ से भी उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया गया। बीएसपी की तरफ से भी कुमारी शैलजा को पार्टी में आने का न्योता दिया गया। कुमारी शैलजा की नाराजगी की दो बड़ी वजह बताई जा रही है। एक तो यह कि टिकट बंटवारे में उनकी ज्यादा चली नहीं, इस वजह से वो नाराज हैं। दूसरी ये कि ऐसा आरोप है कि उनके खिलाफ कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता ने अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है। हरियाणा की राजनीति में दलित फैक्टर हावी है, इसलिए कुमारी शैलजा जो खुद दलित हैं, उनकी नाराजगी से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। अगर आप देखेंगे हरियाणा में एससी रिजर्व सीट 17 है और हरियाणा में दलित आबादी 19.35%। हालांकि कुमारी शैलजा ने पार्टी छोड़ने की बात से इनकार कर कांग्रेस को थोड़ी राहत दी है। दावा है कि वो 2 से 3 दिन में प्रचार के लिए फिर ग्राउंड पर दिखेंगी। लेकिन इन सब के साथ कुमारी शैलजा अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रही है। एक बार सुनिए कुमारी शैलजा क्या कह रही। नाराजगी की बात नहीं, इच्छा जाहिर की थी मैंने और उसको मैं अब नकार भी नहीं सकती और नकारूंगी क्यों, क्योंकि मैंने कहा, ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा, लेकिन वो बात नहीं हुई। पार्टी को ये उचित नहीं लगा, ये पार्टी का फैसला रहा। लेकिन मैं तो पार्टी की सिपाही हूँ, जो पार्टी का फैसला है हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, कुछ उम्मीदें थी और कई चीज़ों में निराशा तो हुई है। ये मैं ऐसे कैसे कह दूँ, आई एम ह्यूमन। यानी नवभारत के कैमरे पे कुमारी शैलजा मान रही हैं कि भाई कुछ चीजों में नाराजगी तो है। अब आप बताइए, हरियाणा में ये लोग बीजेपी को हराने उतरे थे, यहां हुड्डा गुट और शैलजा गुट अलग अलग चल रहा है और आपस में ही लड़ रहा है। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में आधी सीटें जीतने के बाद से कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। इस कॉन्फिडेंस की वजह से पार्टी के अंदर कई खेमे बट गए, जिन्हें लग रहा है कि अगर सरकार बन गई तो सीएम वही होने चाहिए या उनके खेमे का होना चाहिए। लेकिन अब यही खेमेबाजी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। पहले सिख समाज पर बयान देकर राहुल गांधी ने पंजाब से सटे हरियाणा में पार्टी की टेंशन बढ़ाई। फिर दलित नेता की नाराजगी ने कांग्रेस को और मुश्किल में डाल दिया। राहुल गांधी तो हर जगह दलित पिछड़ों की बात करते हैं, उनके लिए तो यह और फजीहत वाला मामला बनता जा रहा है। राहुल गांधी गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। वो जो बोलते हैं उनकी पार्टी के एक्शन में दिखता नहीं। उनके अपने बयान उनके लिए मुसीबत बन जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को लगातार पीएम बनाने का सपना बेच रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में एक रैली के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को फ्यूचर पीएम बता दिया। सुनिए एक बार। भारत के होने वाले वजीर आजम राहुल गांधी जी यहां पे गठबंधन के लीडरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के और आपके उम्मीदवार जो यहां पे खड़े हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इनका खुद का लड़का कौन वहां जम्मू कश्मीर में सीएम बन पाएगा यानी इसकी गारंटी नहीं है। ये राहुल गांधी के पीएम बनने की गारंटी लेके उन्हें भारत के होने वाले वजीर आजम बोल के स्वागत कर। जब तक ऐसे नेता है ना बॉस, जो राहुल गांधी को सच का सामना न करा के उन्हें सपने दिखाते रहेंगे, तब तक कांग्रेस का वही हाल होगा जो 3 बार से लोकसभा चुनाव में हुआ। क्योंकि लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी से हार कर भी अगर कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी ने गजब काम कर दिया है, तो बॉस कांग्रेस का भगवान मान लिया। खैर, अब जब भगवान की बात हो ही गई तो भगवान के मंदिर में मिलने वाले प्रसाद की भी बात। पाठशाला में अब अगली क्लास। तिरुपति में चर्बी के बाद वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के प्रसाद में क्या मिला? चर्बी वाले प्रसाद के बाद किस मंदिर में भगवान के लड्डू का भोग ही बंद हो गया? लड्डू के बाद पेड़े में भी झोल है क्या? मंदिर में प्रसाद वाला कांड कहां तक होने का शक गहरा गया है, जरा देखिए। चल जब से लोगों को पता चला कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद, उस प्रसाद के सैंपल लिए जा रहे हैं जिससे भगवान के भोग के रूप में कुछ मिलावटी चीज ना चढ़ा दी जाए। कई मंदिरों ने तो प्रसाद के रूप में मिठाई पर बैन ही लगा दिया कि जाओ हम चढ़ाएंगे ही नहीं मिठाई भाई, जिससे मिलावटी घी से बनी मिठाई से कोई महापाप ना हो जाए। हालत यह है कि प्रसाद को लेकर पुजारी से लेकर श्रद्धालु तक हर कोई भैया अभी सावधान मोड में। एक पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में खुलासे के बाद आज देश के कई मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के सैंपल लिए गए। यह वृंदावन का प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर आप देख रहे हैं। हजारों लोगों की भीड़ यहां आती है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में श्रद्धालु मावे से बने पेड़े चढ़ाते हैं। हालांकि पेड़े में देसी घी का कोई इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद आज खाद्य विभाग की टीम ने मंदिर के आसपास की कई दुकानों से सैंपल लिए। बॉस चेक करें, इसमें भी तो कुछ गड़बड़ी तो नहीं है।
खाद्य विभाग की टीम यह देखना चाहती थी कि कहीं नकली मावा, नकली दूध से तो पेड़े नहीं बन रहे, क्योंकि पहले भी मथुरा वृंदावन में मिलावटी पेड़े पकड़े जा चुके हैं। लेकिन इस बार यह मामला बहुत संवेदनशील, इसलिए योगी सरकार इस मामले पर कोई कमी नहीं रखना चाहती। भाई ऑलरेडी देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भगवान के प्रति लोगों की श्रद्धा जो है उसको चोट पहुंची है, तो कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। आपको यह भी बताता हूं कि आज वृंदावन में खाद्य विभाग की टीम को इन पेड़ों की जांच में क्या क्या मिला। उसके बारे में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने जांच अधिकारी से बात की। सुनिए, वहां चेक हुआ है पेड़ा तो क्या मिला है। इसके बाद वृंदावन के लोगों ने इस बारे में क्या खुलासा किया है वो सुनाता हूं, हैरान रह जाइए। हम करीब अभी तो हमने लगभग 1 दर्जन के जांच किए हैं आज। उसमें खोया, पेड़ा, पनीर, दूध, इन सब की जांच की है, तो कोई भी मिलावटी हमें सामान नहीं मिला अभी तक। अभी जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है उस सैंपल के लैब रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? नहीं, जो हमारी ये जो FSSAI से हमें जो ये सचल प्रयोगशाला प्राप्त हुई है, ये तो हम तुरंत 10 मिनट में हम जांच करके बता देते हैं दुकानदार को कि तुम्हारे प्रोडक्ट में ये कमी है या नहीं है। तो अभी कुछ ऐसा मिला? नहीं, आज तो कुछ नहीं मिला है। मिलता है, कभी कभार मिलता भी है, लेकिन आज नहीं मिला है ऐसा कुछ। वैसे ज्यादा संख्या किनकी है, मिलने वालों की या नहीं मिलने वालों की है मिलावट में? नहीं, हमारे जो है 80% नमूने हैं जिसमें मिलावटी नहीं है। कुछ नमूने जो हैं हमारे जो लगभग 20% है वे मानक के अनुरूप नहीं होते हैं। वृंदावन के प्रसाद को लेकर आज जांच टीम कुछ नहीं मिला। भाई कह रहे हैं ना जांच अधिकारी कि भाई 80% मामलों में पेड़े की क्वालिटी अच्छी है, जबकि वृंदावन के रहने वाले लोगों का कहना है कि यहां के 80% पेड़े नकली मावे और नकली दूध से तैयार किए जाते हैं। यहां मिलने वाले ज्यादातर पेड़ों में धड़ल्ले से नकली चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। आप सुनिए वृंदावन के लोग क्या दावा कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई मिलावट हो रही है। उसके बाद प्रसाद वाली राजनीति के बारे में भी आपको बताऊंगा कि मामला कहां पहुंच गया। ये बताइए, आपके हिसाब से यहाँ खोए की शुद्धता कितनी है, मावे की शुद्धता? खोए की शुद्धता यहाँ होगी 20%, 80% मिलावट है, पूरी तरीके से जहर बिक रहा है। आप बताएं, आपके अनुसार खोए की क्या शुद्धता है? खोए की कोई शुद्धता नहीं है, पैकेट का खोआ आ रहा है, खड़िया बिक रही है, कोई श्रद्धालु की भावना का कोई सम्मान नहीं, पूरी तरह से तिरस्कार है, लोगों में भय है। क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मायना? 200 रुपए में पेड़ा आ जाएगा। यहाँ पे पेड़े ले रहे हैं, जो प्रसाद ले रहे हैं, कितने आप आश्वस्त हैं कि कितना शुद्ध होगा वो? प्रभु की आस्था है, बस ले रहे हैं प्रसाद के रूप में और कुछ नहीं। अब देखने को तो वो दूध का लगता है, हाँ ओरिजिनल बोले तो ये नाम है यहाँ का और हम नाम से लेते। यानी वृंदावन के लोग ही कह रहे हैं कि मामला ठीक लग नहीं रहा है। मथुरा वृंदावन के प्रसाद को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई। आज समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने इस मुद्दे पर योगी सरकार पर कई आरोप लगाए, जबकि मथुरा वृंदावन के मंदिरों और तिरुपति के मंदिरों में प्रसाद की व्यवस्था पूरी तरह अलग है। इसके अलावा तिरुपति की घटना के बाद योगी सरकार मंदिरों के प्रसाद को लेकर बड़ी सख्त है, इसलिए मंदिर प्रशासन और फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी सावधानी के लिए इस तरह के एक्शन ले रहे हैं। लेकिन इसमें भी विपक्ष राजनीति का कोई अवसर नहीं छोड़ रहा। सुनिए डिंपल यादव का बयान कि वो क्या कह रही हैं। इसके बाद आपको उस मंदिर में भी लेकर चलूंगा जहां प्रसाद के रूप में बाजार की मिठाई बैन हो गई है। भगवती बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। अब आपको लखनऊ के उस मंदिर के बारे में बताता हूं जहां प्रसाद के रूप में किसी भी तरह की मिठाई को बैन ही कर दिया। यह लखनऊ का प्रसिद्ध मन कामेश्वर मंदिर है, जहां मंदिर प्रशासन ने बाजार में बनने वाली मिठाइयों को प्रसाद के रूप में चढ़ाने से ही मना कर दिया कि हम चढ़ाएंगे नहीं, हमको किसी का पता नहीं किसने क्या किया है, हम चढ़ाएंगे ही नहीं। इसके लिए मंदिर में बाकायदा नोटिस लगा दिया गया विशेष सूचना करके। इस पर लिखा है कि मंदिर में भोग के लिए सिर्फ अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद और सूखे मेवे चढ़ाएं। बाजार से लाया गया प्रसाद यहां बैन कर दिया गया। तिरुपति बालाजी में हुई घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने कदम उठाया। भाई आप हैरान रह जाएंगे कि मंदिर के इस निर्णय से यहां आने वाले भक्त खुश हैं। सुनिए इस मंदिर में आने वाले लोग क्या कह रहे हैं। सूखे मेवे चढ़े, क्योंकि जिस तरीके से मिलावटी चीजें आ रही हैं, ये तो आस्था के केंद्र में तो खिलवाड़ है, इसलिए तो ये प्रशासन जो मंदिर प्रशासन का निर्णय है बिल्कुल सही।
जो मंदिर प्रशासन का जो फैसला है ये सही है। कुछ मामलों में कि जो आस्था का विषय है उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और ये निर्णय बिल्कुल सही है। बाजार का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा, बहुत ही अच्छा सर्वश्रेष्ठ ये निर्णय लिया गया है मंदिर की तरफ से, मंदिर कर्मचारियों की तरफ से, और मैं इसके फुल सपोर्ट में हूँ। प्रसाद की महिमा और वो वहीं पे है जब भक्त वो खुद बनाए। अब देखिए कि तिरुपति की घटना है लेकिन पूरे देश में इसका इंपैक्ट है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद की घटना के बाद अब पूरे देश में सनातनी हिंदू बहुत सावधान हो गए। देश भर के लोगों में इस घटना को लेकर बड़ा गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि तिरुपति मंदिर में शामिल दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि देश के किसी भी मंदिर में ऐसा महापाप ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी। इस एसआईटी को अब एक आईजी रैंक के अधिकारी लीड करेंगे। इस जांच में राज्य सरकार की भूमिका से लेकर, क्योंकि भाई ये कह रहे हैं ना कि जगन रेड्डी की सरकार ने ये किया, तो भाई राज्य सरकार की क्या भूमिका रही वो चेक होगा। ठेकेदार और घी बनाने वाली कंपनी उसने क्या गड़बड़ी की ये चेक होगा। इस पूरी जांच के बाद रिपोर्ट को आंध्र प्रदेश सरकार को सौंपा जाएगा। हालांकि अब तिरुपति मंदिर जाने वाली घी जांच के लिए 18 लोगों का एक लैब पैनल बनाया गया है। इन घी के सैंपल्स को भारत सरकार की NABL यानी नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज लैब में चेक किया जाता है। हालांकि भारत सरकार घी की जांच के लिए मंदिर परिसर में ही एक लैब लगाने की भी तैयारी कर रही है। इस लैब को तैयार करने में करीब 75 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा आज राज्यसभा के सदस्य और तिरुपति देवस्थानम के पूर्व अध्यक्ष YV सुब्बा रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाने की मांग कर दी। तिरुपति के प्रसाद के मामले में यह खुलासा हुआ था कि सस्ता घी खरीदने के चक्कर में ऐसा घी खरीदा गया जिस घी में जानवरों की चर्बी मिली। एसआईटी की टीम इस बात की भी जांच करेगी कि किस नेता या, जबकि आरोप लग रहा है कि जगन मोहन रेड्डी के सत्ता संभालने के बाद इसे घटाकर 1 साल का किया गया कि भाई 1 साल का अनुभव है तो तुम दे सकते होगी। चंद्रबाबू नायडू ने यह सवाल भी किया कि 320 रुपए प्रति किलो पर शुद्ध घी कैसे मिल सकता है। यह मंदिर प्रशासन को नहीं समझ में आ रहा था। दरअसल पिछले साल जुलाई 2023 में मंदिर का घी सप्लाई करने वाली कंपनी KMF ने अपने ब्रांड नंदिनी घी की कीमत बढ़ा दी। इसके बाद तमिलनाडु की AR डेयरी फूड ने 320 रुपए किलो के हिसाब से घी सप्लाई करना शुरू किया। इस कंपनी के घी में पशुओं की चर्बी मिलने का आरोप लगा। अब मंदिर प्रशासन ने फिर से नंदिनी घी को ठेका दे दिया है, जिसमें 470 रुपए के रेट से घी खरीदा जा रहा है। सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर तिरुपति मंदिर हवन के जरिए पूरे मंदिर को शुद्ध किया, आप देखिए वहां शुद्धिकरण हुआ है। मंदिर की अपवित्रता को ठीक करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को शांति होमम परंपरा कहा जाता है। इससे स्थान पूरी तरह पवित्र होता है। आज जब मंदिर परिसर में यह प्रक्रिया हो रही थी तो वहां हमारी रिपोर्टर पिंकी राजपुरोहित मौजूद थी। देखिए वहां क्या हुआ है। पश्चाताप के वो तमाम मंत्रोच्चार जो है वो यहाँ पर पढ़े गए और पूरे मंदिर अगर परिसर की बात करें तो यहाँ पर शुद्धिकरण किया गया है ताकि भगवान वेंकटेश्वर को ये मांग सके, ये तमाम पुजारी जो वो होम के जरिए मांग सके कि जो एक प्रतिष्ठा थी यहाँ पर और जो भरोसा था, खास तौर पर अगर हम भक्तों की बात करें, उसे वापस कायम कर सके। यही कारण है कि उन तमाम चीजों को लेकर आज यहाँ पर ये शुद्धिकरण का पूरा प्रोसेस किया गया और चारों तरफ इस वक्त आप देखेंगे कि इसी शुद्धिकरण प्रोसेस को लेकर तमाम तैयारियां। आज भले ही वैदिक परंपरा से तिरुपति मंदिर के शुद्धिकरण का काम किया गया, लेकिन असली शांति उसी दिन मिलेगी जब इस पूरे कांड में जो असली दोषी हैं उन्हें दंड मिलेगा। पाठशाला में अब अगली क्लास और यहां जिन्हें दंड मिल रहा है उसकी बात। एक दिन 5 एनकाउंटर, योगी की पुलिस का ऐसा एक्शन कि हड़कंप मच गया। गिड़गिड़ाते माफिया को सीएम योगी ने नई चेतावनी कौन सी दी है? एनकाउंटर में मारे गए डकैत के पिता ने अखिलेश यादव को कैसे आईना दिखाया, अब इसका चर्चा। यूपी में पिछले कई दिनों से सीएम योगी के विरोधियों ने बड़ा बवाल मचा रखा था कि यूपी में तो जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। खास तौर पर सुल्तानपुर डकैती कांड को लेकर अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि डकैती कांड के एक आरोपी मंगेश यादव को तो एनकाउंटर में मार दिया गया, लेकिन दूसरे आरोपियों का एनकाउंटर नहीं हुआ। आज यूपी में इस केस को लेकर एक ऐसा एक्शन हुआ जिससे एनकाउंटर पर अखिलेश यादव की राजनीति का पूरा एजेंडा ही ध्वस्त हो गया और सीएम योगी ने क्लियर कट मैसेज भी दे दिया कि जो गुनाह करेगा वो सजा भी भुगतेगा, फिर चाहे जाति कोई भी हो। और सीएम योगी की हवाई बातें नहीं, उनका एक्शन जमीन पर दिख रहा है। जैसे यूपी के उन्नाव में आज यूपी एसटीएफ ने
सुल्तानपुर लूट कांड में शामिल एक अपराधी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर पर हो रही सियासत के बारे में आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। इसी तरह बरेली में हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 2 बदमाशों को गोली लगी है। कन्नौज में भी पुलिस ने 3 महीने पहले हुई डकैती के मुख्य आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। इस एनकाउंटर में भी बदमाश गोली लगने से लंगड़ा हो गया। वहीं गाजियाबाद के पास भी पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक नामी बदमाश घायल हो गया। यानी योगी सरकार का क्लियर फंडा है, जो भी गलत करेगा उसे कानून का सामना करना ही पड़ेगा। और इसमें ना धर्म देखा जा रहा है, ना जाति देखी जा रही है। आप झांसी का ही एक केस देखिए। केस में यूपी एसटीएफ ने आरोपी बदमाश मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। जब से मंगेश यादव मारा गया तब से यही कहा जा रहा था कि मंगेश तो यादव था, इसलिए उसका एनकाउंटर हो गया। यह नैरेटिव पिछले 18 दिनों से यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से फैलाया जा रहा था। लेकिन आज सुबह सुबह सुल्तानपुर डकैती केस में हुए एक और एनकाउंटर में की खबर आई। इस बार यूपी एसटीएफ ने इस केस से जुड़े किस बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया? उसका नाम है अनुज प्रताप सिंह। अब वो लोग क्या कहेंगे जो कह रहे थे कि मंगेश यादव को इसलिए मार दिया क्योंकि उसके नाम में यादव था? अब तो जो इसको मारा गया वो तो ठाकुर है। तो ठाकुर का एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? और हमने तो आपको पूरा डेटा पाठशाला में बता रखा है कि हर जाति हर धर्म के अपराधी का एनकाउंटर हुआ है पिछले कुछ सालों में। अनुज प्रताप सिंह भी 28 अगस्त को यूपी के सुल्तानपुर में हुई करोड़ों की डकैती में शामिल था। इस लूट को 14 बदमाशों ने मिलकर अंजाम दिया था। लेकिन जैसे ही सीएम योगी के निर्देश पर यूपी एसटीएफ एक्शन में आई, इस लूट के मास्टरमाइंड विपिन सिंह ने लूट के अगले ही दिन एनकाउंटर के खौफ में सरेंडर कर दिया। जबकि लूट में शामिल 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव को एसटीएफ ने 5 सितंबर को हुए एक एनकाउंटर में मार गिराया। यह एनकाउंटर सुल्तानपुर में हुआ था। आज एसटीएफ ने इस लूट में शामिल एक और बदमाश अनुज प्रताप सिंह का भी एनकाउंटर किया और वो ढेर हो गया। पुलिस ने अनुज प्रताप सिंह के पास से 2 पिस्तौल, 1 बैग में चांदी के गहने बरामद करने का दावा किया। यूपी एसटीएफ के मुताबिक उन्हें अनुज प्रताप सिंह की उन्नाव के पास लोकेशन मिली और जानकारी मिली थी कि अनुज प्रताप सिंह सुल्तानपुर की तरफ निकलने वाला है, जिसके बाद एसटीएफ ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर उसकी घेराबंदी की। अब सुनिए एनकाउंटर क्यों हुआ और कैसे हुआ। अनुज प्रताप सिंह की बाइक आते देख एसटीएफ ने उसे रोकने की कोशिश की कि रोको भाई, रोको रोको। लेकिन भाई उसको दिख गया पुलिस है, तो उसने भागने की कोशिश की और उसने फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग की तो उसमें अनुज प्रताप सिंह को गोली लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह के साथ बाइक पर बैठा एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया। जिस जगह पर अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ, वहां से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। फिर आपको एनकाउंटर में बाल बाल बचे एसटीएफ के कमांडो की जुबानी एनकाउंटर की पूरी कहानी भी सुनवाता हूं। हम खड़े हैं अचलगंज के उसी बेथर इलाके में, जहां पे वो यहाँ से अपने बाइक से अपने साथी के साथ भाग रहा था और ये वही स्पॉट है जहां पे हम हैं। और यहाँ पे उसका ब्लड पड़ा हुआ है। जब एनकाउंटर के दौरान उसको गोली लगी थी पुलिस की, और यहाँ पे ये वही स्पॉट देखिए आप, यहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है। ये अनुज प्रताप सिंह का ही बताया जा रहा है। और गोली लगने के बाद पुलिस उसको जिला अस्पताल ले जाती है। जिला अस्पताल में इसकी इलाज के दौरान डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। यूपी एसटीएफ का दावा है कि अनुज प्रताप सिंह के साथ हुई मुठभेड़ में शामिल एसटीएफ के एक कमांडो को भी गोली लगी। एसटीएफ के उस कमांडो को सुनिए जिसकी जान बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बाल बाल बची। सुबह मुठभेड़ के दौरान मुलजिम को पकड़ने के लिए हम लोग घेराबंदी लगाए थे, जिसको पकड़ने के लिए टीम दोनों तरफ से लगी थी। जब टीम को अपनी तरफ मुलजिम आते हुए देखा तो भागने की कोशिश किया, जिसको हम लोग दौड़ा पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो फायरिंग करने लगा और फायरिंग में मुझे गोली हिट हुई थी सामने से सीने की तरफ। आपको गोली कहाँ लगी? सामने से सीने की तरफ। जी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने था, जिसका मुझे फायदा मिला, नाम मिला, जिससे मुझे 28 अगस्त को सुल्तानपुर में हुई डकैती के लिए अनुज प्रताप सिंह की ज्वेलरी शोरूम में घुसने की तस्वीरें हैं। सफेद शर्ट पहने अनुज प्रताप सिंह ने शोरूम के अंदर बैठे दुकानदार और उसके बेटे को पिस्तौल तानकर धमकाया भी। इसके बाद एक एक कर गैंग के 4 और बदमाश मंगेश यादव, अंकित यादव, अरबाज और फुरकान शोरूम में घुसते हैं। इनमें से अनुज प्रताप सिंह और मंगेश यादव का तो एनकाउंटर हो गया, दोनों मारे जा चुके। जबकि शोरूम में घुसने वाले बाकी 3 बदमाश अरबाज, फुरकान और अंकित यादव अभी फरार चल रहे। तीनों बदमाशों पर भी 1-1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। इसलिए सुल्तानपुर डकैती केस में हो रही कार्रवाई के लिए ज्वेलरी शोरूम के मालिक ने योगी सरकार की तारीफ की है। सुनिए एक बार उसको भी। पुलिस प्रशासन का और एसटीएफ का और हमारे प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा
सराहनीय काम है कि अपराधी पकड़े जाएं और केस का हमारा खुलासा हो। इससे हमें भी संतुष्टि मिल रही है कि नहीं, सरकार की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, एसटीएफ की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है और काम अच्छे हो रहा है। हमको उम्मीद है कि हमारा सब काम, अपराधी पकड़े जाएंगे, हो सकता है जो सामान बचा होगी हमें मिले। जाहिर है ऐसा बदमाश जिसकी पिस्तौल से निकली गोली से एसटीएफ का कमांडो बाल बाल बचा और जो हाथों में पिस्तौल लहराता हुआ सबसे पहले ज्वेलरी शोरूम में घुसा, उसके एनकाउंटर से इलाके के लोगों को राहत मिली। लेकिन अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव की बेचैनी थोड़ी अलग दिखी। याद कीजिए 5 सितंबर की सुबह मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, जिस पर कुछ ही घंटे में अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा ट्वीट ठोक दिया था। इस ट्वीट के साथ अखिलेश यादव जाति वाला नैरेटिव लेकर आए थे, एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे, मंगेश यादव के परिवार तक से मिलने पहुंच गए। आज भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लेकिन इस बार पीडीए वाला एंगल नहीं मिला तो जाति की बात करना भूल गए। अखिलेश यादव ने आज लिखा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही ना कर सके। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं, निंदनीय। यानी इस पूरे ट्वीट में आज जिसका एनकाउंटर हुआ उसकी जाति का जिक्र नहीं आया अखिलेश यादव की तरफ से। जिस तरह मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने जातिवाद का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, अनुज प्रताप सिंह के पिता ने उसी नैरेटिव को अपने बेटे के एनकाउंटर की बड़ी वजह बताया और कहा कि चलो अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। आप भी एनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप सिंह के पिता को सुनिए कि उन्होंने अखिलेश यादव को कैसे आईना दिखाया। फिर आपको सीएम योगी की माफिया और अपराधियों को नई वार्निंग के बारे में बताता हूं। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। विरोधी भले ही यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज मिर्जापुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने फिर साफ कर दिया कि जो कानून को चुनौती देगा उसे अंजाम भुगतना ही होगा। सीएम योगी को सुनिए, फिर आपको यूपी में पिछली सरकारों के दौरान एनकाउंटर में हुई मौत के आंकड़ों के बारे में भी बताऊंगा। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, रात चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। दरअसल यूपी में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे, इसलिए अखिलेश यादव हर एनकाउंटर को फर्जी बताने में जुटे हैं या फिर अपराधियों की जाति देख रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का विरोध करने के लिए एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को यूपी में एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों की पूरी लिस्ट जरूर देखनी चाहिए। यूपी में एनकाउंटर में सबसे ज्यादा अपराधियों की मौत मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुई। उनके कार्यकाल में कुल 499 लोग एनकाउंटर में मारे गए। वहीं मायावती की सरकार के दौरान यूपी में 261 लोगों के एनकाउंटर हुए, जबकि खुद अखिलेश यादव की सरकार में भी 40 लोग एनकाउंटर में ढेर हुए। योगी आदित्यनाथ के अब तक के कार्यकाल में 207 अपराधी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। इसलिए योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अपराधियों की जाति के बहाने राजनीति करने वालों को निशाने पर लिया। कहा कि सरकार अपराधी की जाति देखकर नहीं चलती, बल्कि उसके अपराध को देखकर कार्रवाई करती। सुनिए ओपी राजभर को। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी अगर अपराध करेगा तो उसकी सजा उसको सरकार देगी। 67 मुसलमान मारा गया, 20 ब्राह्मण मारा गया, 19 राजपूत, 16 यादव, 24 अति पिछड़ा मारा गया, 26 अन्य लोग मारे गए।
तो इन पे चर्चा विपक्ष क्यों नहीं करता कि इतने लोगों की मारे गए? अगर वो जाति गिना रहे हैं तो सबकी जाति क्यों नहीं बताते? उस पर क्यों नहीं चर्चा करते? सरकार जाति देख करके नहीं, बल्कि अपराधी अगर अपराध करता तो अपराधी मान करके उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। हालांकि कानून की नजर में अपराधी चाहे कितना भी बड़ा बदमाश क्यों ना हो, उसके जाने से परिवार के लोग तो दुखी हो जाते हैं। इसलिए अनुज प्रताप सिंह की बहन ने भी अपने भाई के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। अनुज प्रताप सिंह की बहन को सुनिए। हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर एक केस है बेगुनाह है उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से एनकाउंटर कर दिया। देखिए, परिवार का दुख लाजमी है, लेकिन एनकाउंटर जो है वो किन परिस्थितियों में हुए? जिसका एनकाउंटर हुआ वो खुद गोली चला रहा है, भागने का प्रयास कर रहा है। भाई जिसने सरेंडर कर दिया उसका एनकाउंटर तो नहीं हुआ। और ये कहना कि इस पे तो एक केस था जिसका 35 है, भाई ऐसा थोड़ी लिस्ट बनेगी कि पहले 35 वाले का एनकाउंटर होगा या उसको पकड़ा जाएगा, फिर एक वाले का नंबर आएगा। और भाई पुलिस तो कह रही है कि अगर भागने का प्रयास नहीं करेगा तो एनकाउंटर भी नहीं होगा। खैर, जो भी हो, पहले जाति पे सियासत, फिर केस की संख्या क्या है इस पे सियासत, तमाम चीजें अभी यूपी में चल रही हैं। हम फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कहां सैकड़ों टन वजनी पहाड़ भरभरा के सड़क पर गिर पड़ा।